इट सेज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर, तो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल जो है वो किस पर्पस के लिए होता है उसके बारे में जल्दी से जल्दी बताएंगे। प्रॉफिट बनाने के लिए, लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर रिस्क को मैनेज करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो यहाँ पर डेरिवेटिव्स होते हैं उनका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है, प्रॉफिट करने के लिए, या फिर लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर रिस्क को मैनेज करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। विच वन वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर देंगे। विच वन वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड? तो हियर द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनका इस्तेमाल जो होता है डेट इज बेसिकली सो एज टू बेसिकली रिस्क को मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी जो रिस्क का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होगा, वो रिस्क को मैनेज करने के लिए होता है। डेरिवेटिव जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि इसकी जो वैल्यू होती है डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, इसकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बट फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट इसकी जो वैल्यू होती है वो डिराइव की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी एक डेरिवेटिव है, अगर ऑप्शंस हैं वो भी एक डेरिवेटिव है, अगर फ्यूचर्स हैं वो भी एक डेरिवेटिव है, क्योंकि उनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उनके अंडरलाइंग कोई ना कोई एसेट रहा होगा जिसके थ्रू उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिराइव होती है। दैट इज वाई इट इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इस्तेमाल यहाँ पर स्पेक्यूलेशन के पर्पज से, हेजिंग के लिए यानी कि सेफगार्ड करने के लिए इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जाता है। तो आंसर ओवर हियर वुड बी इक्वल टू व्हाट? आंसर इज ऑप्शन सी ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 48। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 49। The derivatives can be derived from which of the following of the underlying or the underlying of the derivatives can be which of the following? तो डेरिवेटिव्स किन से डिराइव हो सकते हैं? मार्केट से, प्रोडक्ट से, रिस्क से, किन से डिराइव हो सकते हैं? द डेरिवेटिव्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डेरिवेटिव जो होते हैं वो किसी भी रिस्क के बेस पर हो सकते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट के बेस पर हो सकते हैं, किसी भी आप मार्केट के बेस पर हो सकते हैं, ठीक है? तो वो किसी भी उस बेस पर यहां पर डेरिवेटिव जो होते हैं डिराइव हो सकते हैं। सो आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट वुड बी द आंसर ओवर हियर। Okay, now let's move to the next question over here. It says the risk management process within the bank begins from, तो जो रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, देखिए बैंक के लिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड रिस्क को पर्टिकुलर एपेटाइट में मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिस्क का जो यहाँ पर प्रोसेस है, मैनेज करने का प्रोसेस है, वो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में बताएंगे। ब्रांच और ऑपरेशनल लेवल रिस्क मैनेजमेंट करने का प्रोसेस, या फिर इमीडिएटली कंट्रोल फ्रॉम द ऑफिस लेवल, या फिर हेड ऑफिस लेवल से, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल से। तो जल्दी से जल्दी बताएंगे कि रिस्क को मैनेज करने का जो काम होता है वो कहाँ से यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो देखिए, कोई भी तरह का रिस्क है, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क है, चाहे वो क्रेडिट रिस्क है, किसी भी तरह का रिस्क है, उसको जो मैनेज करने का जो काम है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? डेट बेसिकली बिगिंस फ्रॉम द बोर्ड और डायरेक्टर्स लेवल, ठीक है? तो यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लेवल है वहां से उनको मैनेज करने का जो काम है वो स्टार्ट होता है। तो आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 के केस में दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट सेज which of the following exposure of the bank affects the bottom line due to external factors in the market such as changes in competition, reduction in import duty, reduction in prices etc. तो कौन सा यहाँ पर एक्सपोजर है? देखिए, एक्सपोजर की बात करते हैं तो तीन तरह के एक्सपोजर हमारे पास होते हैं। वन इट इज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, एंड फर्दर द थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो ये हमारे पास एक्सपोजर्स की टाइप होती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्सपोजर की बात करता हूँ, सबसे पहले ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात करता हूँ, तो जैसे मेरे कोई लेन देन हुआ, जैसे मान लीजिए पर्सन ए का कोई लेन देन हुआ पर्सन बी के साथ,
तो यहां पर अगर ये फॉरेन करेंसीज में डील कर रहे हैं, अब यहां पर ट्रांजैक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बटोरा जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ यहां पर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। फॉरेन करेंसी में यहां पर एक्सपोजर करेंसी रिस्क हो सकता है, ठीक है, जब यहां पर हम उसको एक करेंसी को अपनी होम करेंसी से कंपेयर करते हैं, दैट इज बेसिकली द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है? ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर एक पर्सन के एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं जो कि यहां पर फॉरेन कंट्री में, जो कि यहां पर फॉरेन कंट्री में है। अब ईयर एंड के ऊपर उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ईयर एंड के ऊपर उसे क्या करना है? ईयर एंड के ऊपर उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अब रिटर्न फाइल करेगा जब वो, तो उसे यहां पर क्या करना पड़ेगा? उसे यहां पर जितने भी उसके एसेट्स थे, लायबिलिटीज थे बाहर, उन सभी को यहां पर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा। तो इस तरह का जो एसेट यहां पर रिस्क फैक्टर रहेगा उसमें, क्योंकि वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है ना, तो वो भी तो रिस्क रहेगा। तो ये कौन सा एक्सपोजर है? दिस इज द ट्रांसलेशन एक्सपोजर। यानी कि अगर वैल्यू को हम यहां पर ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन यहां पर नोशनल चेंज नहीं है, एक्चुअल में देखें तो यहां पर कोई भी लॉस नहीं हुआ है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहां पर लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर बातों में हम कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि यहां पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। तो यहां पर ये जो एक्सपोजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज सेड टू बी द ट्रांसलेशन एक्सपोजर। उसी को हम यहां पर ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। ओके, एंड फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। इट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ऑपरेटिंग एक्सपोजर जो होता है, जो यहां पर हमारे खुद के दायरे में नहीं है, किसी बाहर के लोकस की वजह से अगर कोई यहां पर रिस्क हमारे ऊपर पेनिट्रेट करता है, कोई एक्सपोजर हमारे पास रहता है, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज अ ऑपरेटिंग एक्सपोजर। वो ऑपरेटिंग एक्सपोजर होता है। जैसे कि मान लीजिए कंपटीशन में कुछ चेंजेस हो गए, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस हो गए, तो वो भी तो एक तरह का एक्सपोजर क्रिएट कर देगा ना, वो भी तो एक तरह का एक्सपोजर क्रिएट कर देगा। तो वो जो यहां पर एक्सपोजर क्रिएट होता है, दैट इज सेड टू बी व्हाट? उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी द, उसी को हम यहां पर बैंकिंग एक्सपोजर कहते हैं। दैट इज सेड टू बी द बैंकिंग एक्सपोजर ओवर हियर। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो ओवर हियर। जल्दी से जल्दी यहां पर बता दीजिए कि ये चीज यहां पर क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। ओके, तो यहां पर जो आंसर रहने वाला है, दैट विल बी ऑप्शन सी ओवर हियर। That is the operating exposure. That will be the right answer over here. Question number 51. Now let's move to the next question. Question number 52. It says temporal risk. जो टेम्पोरल रिस्क रहता है या फिर हर्स्टेड रिस्क रहता है, वो कौन से रिस्क का दूसरा नाम है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट तरह के रिस्क रहते हैं, चाहे वो प्री सेटलमेंट रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क है, करेंसी रिस्क है, कंट्री रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, गैप रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, सॉवरेन रिस्क है, लीगल रिस्क है। ठीक है, तो यहां पर नाम दिया गया टेम्पोरल रिस्क का, एंड फर्दर पूछा गया कि टेम्पोरल रिस्क जो होता है, एंड फर्दर टेम्पोरल रिस्क या फिर जो हर्स्टेड रिस्क होता है, ये कौन से रिस्क का दूसरा नाम है? ये कौन से रिस्क का दूसरा नाम है, उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। ओके, तो यहां पर जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर? जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है? व्हाट विल बी द आंसर? तो टेम्पोरल रिस्क या फिर हर्स्टेड रिस्क कौन से रिस्क का दूसरा नाम है? तो टेम्पोरल रिस्क जो रहता है वो बेसिकली यहां पर, जो हर्स्टेड रिस्क है वो यहां पर एक बैंक के फेलियर के ऊपर डाला गया, तो इसे कौन से रिस्क का नाम दिया गया? इट इज द सेकंड नेम फॉर द सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, तो आपको यहां पर डायरेक्टली मैं बता देता हूं कि ऑप्शन बी जो है यहां पर, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है यहां पर, दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। लेकिन एक चीज को यहां पर समझिएगा, एक चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट समझने वाली बन जाती है, दैट इट इज रिलेटेड टू कि यहां पर मेरे पास सेटलमेंट होता क्या, सेटलमेंट रिस्क बेसिकली होता क्या है। देखिए, अगर यहां पर पार्टी है, पार्टी ए एंड पार्टी बी, एंड इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सेटल होगा। अब इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहां पर एक जो कंट्री है, एक जो पार्टी है वो अर्ली टाइम जोन में है, वो अर्ली टाइम जोन में है, एंड दूसरी जो पार्टी है वो लेटर ऑन टाइम जोन में। वो कौन से टाइम जोन में? वो लेटर टाइम जोन में है। अब यहां पर इन्होंने ट्रांजैक्शन को सेटल कर दिया। इन्होंने जब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को सेटल होना था तो ये अर्ली टाइम जोन थे, तो इन्होंने यहां पर ट्रांजैक्शन को सेटल कर दिया।
लेकिन इन बिटवीन ये जो पार्टी थी ये यहां पर इनसॉल्वेंट हो गई, ये यहां पर दिवालिया हो गई, तो उसकी वजह से ये यहां पर ट्रांजैक्शन को सेटल नहीं कर पाई। अब ये जो रिस्क पैदा हो गया दैट इज बेसिकली सेट टू बी व्हाट, दैट इज अ सेटलमेंट रिस्क। ये रिस्क जो होता है वो कौन सा रिस्क हो गया, ये सेटलमेंट रिस्क होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो क्रेडिट रिस्क है वो दो तरह का है, मेरे पास सेटलमेंट रिस्क है या फिर प्री सेटलमेंट रिस्क है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के केस में। तो ये सेटलमेंट रिस्क जो होता है दैट इज सेट टू बी व्हाट, दैट इज आल्सो सेट टू बी द टेम्पोरल रिस्क, या फिर इसको हर्स्टेट रिस्क भी कहते हैं, या फिर इसको हम हर्स्टेट रिस्क भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट इज अ राइट आंसर ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 52। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज as per the internal control guidelines issued by the Reserve Bank of India to the banks, which of the following statement is not correctly matched? तो कौन सी यहां पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो आरबीआई ने डिफरेंट गाइडलाइंस दी हैं रिस्क मैनेज करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफरेंट गाइडलाइंस यहां पर दी हैं रिलेटेड टू कि यहां पर इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ एक एक्सपोजर से रिलेटेड जो लिमिट्स हैं वो बैंक्स को फिक्स करनी होंगी, जैसे कि कंट्री लिमिट है, काउंटर पार्टी लिमिट है, डील साइज लिमिट है, डे लाइट लिमिट है, ओवरनाइट लिमिट है। तो डिफरेंट लिमिट्स हैं, ठीक है, उन्हीं की डेफिनेशन के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, सो इट सेज हमने ये बताना कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर नहीं है। ओके, सो द इट सेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन का मतलब क्या रहता है? पहली चीज तो ये समझ लीजिए, अगर मैंने कुछ चीज ज्यादा खरीदी हुई है या फिर कोई चीज ज्यादा बेची हुई है, उन दोनों ही कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? दोज आर ऑल सेड टू बी द ओपन कंडीशन। उनको हम ओपन कंडीशन ही कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ओपन कंडीशन ही उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ओपन पोजीशन when the markets in the time zone are closed, यानी कि टाइम जोन जो है वो क्लोज हो चुका है। अगर मेरी वर्किंग 5 बजे तक की थी तो यहां पर वो बंद हो चुकी है। अब जब तक मेरी वर्किंग बंद हुई एंड जिस टाइम तक वो बंद है उस टाइम पर मेरा मैक्सिमम एक्सपोजर क्या हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी द ओवरनाइट लिमिट। उसी को हम ओवरनाइट लिमिट कहते हैं। तो दैट इज बेसिकली स्टेटेड करेक्टली ओवर हियर। तो उस चीज को यहां पर बिल्कुल सही बताया गया है। सेकेंड, इट सेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन, the maximum amount of the open position in the time zone to meet customer needs and trading operations. The maximum amount of open position in the time zone to meet customer needs and trading operations, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन लिमिट कहते हैं। इज इट सो? क्या उसे ट्रांजैक्शन लिमिट कहते हैं? नो, दैट इज बेसिकली द डे लाइट लिमिट। यानी कि काम करते हुए जब मेरे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं उस टाइम पर मैं कितना एक्सपोजर अपना मेंटेन कर सकता हूं किसी पार्टी को लेकर के, किसी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन को लेकर के, दैट इज द डे लाइट लिमिट। उसे डे लाइट लिमिट कहते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं बताई गई है, तो दिस वुड बी माय आंसर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शन सी ओवर हियर। इट सेज द मैक्सिमम इंटर पीरियड्स एक्सपोजर विच अ बैंक कैन कीप। इंटर पीरियड का मतलब क्या है? यानी कि 2 पीरियड्स हैं यहां पर, दो यहां पर डिफरेंट पीरियड्स हैं ट्रांजैक्शंस के, एंड यहां पर इन बिटवीन मैं कितना एक्सपोजर रख सकता हूं, इन बिटवीन यहां पर मैं कितना एक्सपोजर रख सकता हूं, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसे हम कहते हैं यहां पर दैट इज सेड टू बी द गैप लिमिट। उसको हम गैप लिमिट ही कहते हैं। दैट इज स्टेटेड करेक्टली। ऑप्शन डी ओवर हियर, इट सेज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ बैंक कैन एक्सपोजर इटसेल्फ टू अ पर्टिकुलर काउंटर पार्टी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर काउंटर पार्टी के अगेंस्ट आप कितनी लिमिट रख सकते हैं, किस हद तक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, दैट इज सेड टू बी काउंटर पार्टी लिमिट। दैट इज आल्सो स्टेटेड करेक्टली ओवर देयर। सो ऑप्शन बी ओवर हियर वाज नॉट मैच्ड करेक्टली एंड दैट वुड बी आवर आंसर, एंड दैट वुड बी आवर आंसर। सो यहां पर ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 53 में, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहां पर जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, it says various limits are fixed by the board of directors of a bank so as to manage the risk are fixed taking into account the। तो यहां पर कुछ एक वेरियस लिमिट्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, बिकॉज मैंने बताया कि सोल यहां पर अथॉरिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी बैंक में वो कौन है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब यहां पर रिस्क को मैनेज करने के लिए उनको कुछ ना कुछ यहां पर पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, लिमिट्स को फिक्स करना पड़ता है। तो वो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसके रिगार्डिंग हमें आंसर करना है। इट्स इज प्रॉफिट कंसिडरेशंस, रिस्क एपेटाइट ऑफ द बैंक ओनली, रिस्क रिवार्ड इक्विलिब्रियम, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कौन सी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो रिस्क है, फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो लिमिट्स हैं वो बनाए जाते हैं, उसके बारे में हमने आंसर करना है।
तो काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे रिलेटेड टू कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ये लिमिट्स बनाई जाती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके ये चीज़ें फैक्टर्स बनाए जाते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए ये जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर करेंगे। ओके, सो आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज रिस्क रिवार्ड इक्विलिब्रियम। रिस्क रिवार्ड इक्विलिब्रियम मतलब मुझे ये भी देखना है कि जो रिस्क है वो प्रॉपर एपिटाइट में रहे, यानी कि उस लेवल से ज्यादा ना बढ़ जाए जिस लेवल को मैं यहां पर हैंडल नहीं कर पाऊंगा। रिवार्ड मतलब साथ के साथ मुझे प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, तो मुझे दोनों का एक इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी ओवर हियर। ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर। जिनको ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो यहां पर जो लिमिट्स है, वेरियस लिमिट्स हैं, उनको यहां पर फिक्स करते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 54 वुड बी द राइट आंसर।